ये शहबाज शरीफ आए हैं, ये भी हमें कोई इतना ज़्यादा ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा हमें। अभी तक तो हालात वैसे की हैं जैसे इमरान खान के हुकूमत में थे, मगर इससे बेहतरी की उम्मीद है। एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इमरान खान की काबीना में भी वही लोग थे जो नवाज शरीफ की काबीना में थे। मैं नहीं समझता कि कोई रिलीफ मिलेगा या इनके पास कोई नई चेंजिंग प्लान है। कोई रिलीफ भी नहीं मिला। उन्होंने सबसे पहला ऐलान आटे का, ऑयल का और चीनी का किया था, वो उसी रेट पे बिक रहे हैं। नया वज़ीर आज़म हो या पुराना वज़ीर आज़म हो, इनके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ जो ना अपना और अपने ख़ानदानों की जो ना फलाह बहबूद का है। कोशिश कर रहे वो, आटे की भी कोशिश की है, अभी 500 रुपये से 400 रुपये हो गए। 5 रुपये चीनी कम की गई है। वहाँ पर 5 रुपये 2 किलो चीनी के लिए सुबह से लोग वहाँ पर खड़े लाइनों में। आस्ता आस्ता ही सारे काम होते हैं और हम बड़े उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़, मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप सुन रहे थे पाकिस्तान के अवाम का एक हमने सैंपल लिया और कुछ लोगों से पूछा जी कि आपकी क्या उम्मीदें हैं इस हुकूमत से, और वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अच्छा, सिचुएशन ये है कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब अमरीका के दौरे से हो चुके और वहाँ पर IMF के साथ जायज़ा मुज़ाकरात कर चुके। अब वहाँ पर 2 चीज़ें वो तय कर कर आए हैं और उसके हवाले से आज का पहला सेगमेंट है। पहला तो उन्होंने ये वहाँ पर माना है कि पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने का आपका मुतालबा हमें मंजूर है। यानी कि पेट्रोल पर ये जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो सब्सिडी दे रही थी तकरीबन 21 रुपये फ़ी लीटर, और डीज़ल पर 91 रुपये फ़ी लीटर तकरीबन सब्सिडी दी जा रही थी, और बिजली पर भी जो सब्सिडी दी जा रही थी। तो मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के पास जाकर ये माने हैं कि जी हम ये सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। और मेरे पास जो खबर है वो ये है कि IMF का मिशन जो है वो मई में पाकिस्तान आ रहा है, और उनके आने से पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। दूसरा जो चीज़ वो वहाँ पर मान के आए वो ये है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो अमल दरामद है उस पर भी हमारा आपके साथ इत्तफाक राय है। अब ये वो दोनों बातें हैं जिसके हवाले से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले जब अपोजिशन में बैठे हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी क्या कह रहे थे, इमरान खान की हुकूमत जब ये दोनों बातें कर रही थी, बल्कि पेट्रोल के हवाले से तो सब्सिडी दी थी, लेकिन जब महंगा होता था क्या कहते थे, सबसे पहले आपको पेट्रोल। तो ये जो कहा जा रहा था कि एक जुम्बिश कलम के साथ 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा कर देते हैं, तो अब एक जुम्बिश कलम के साथ पेट्रोल जो है तकरीबन उसकी कीमत में 21 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होने की तवक्को है, और डीज़ल की 91 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होने की, यानी कि 51 रुपीज़ फ़ी लीटर इजाफा होने की 51 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होने की तवक्को है। तो ये जुम्बिश कलम अभी जब चलेगा तो फिर पाकिस्तान के अवाम पर क्या गुजरेगी? ये जुम्बिश कलम अभी जब चलेगा और एकदम से पेट्रोल 21 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो जाएगा और डीज़ल 51 रुपीज़ फ़ी लीटर महंगा हो जाएगा, तो फिर गरीब आदमी पर क्या गुजरेगी? और क्या इसका असर इश्शाए खुर्दनोश पर नहीं आएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर अपोजिशन की जमातें जिस तरह से खुद कहती रही हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो तकरीबन ओवरऑल महंगाई हो जाती है, तो क्या अब वो ओवरऑल महंगाई नहीं होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और महंगाई के हवाले से क्या कहते रहे हैं थोड़ी देर पहले हुकूमत में आने से पहले, ये भी आपको याद करा। पाकिस्तान में तो इमरान की महंगाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत की महंगाई से भी आगे है। खुदा का खौफ करें। आपने तो 3 साल इस कौम को जो टीके लगाए हैं, इस कौम को दुनिया जो है वो दोज़ख नजर आ रही है। अवाम का आज आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो चुका। पाकिस्तान की अवाम आज तारीखी महंगाई के अजाब को भुगत रही है। महंगाई का जो तूफान पिछले 3 साल में आया है, आटे की कीमत 70-75 रुपए किलो कर दी, चीनी अब 115-120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इनको कोई शर्म नहीं है। कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। करोड़ों आवाम को महंगाई की आग में झुलसा दिया गया। तो अब पेट्रोल और डीज़ल से सब्सिडी जब हटेगी और इतना महंगा हो जाएगा जैसा कि आपको बताया मैंने, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर क्या महंगाई नहीं होगी? फिर क्या गरीब आदमी उस महंगाई की चक्की में नहीं पिसेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर क्या ये रोल्स ही बदलने होते हैं कि जब आपने अपोजिशन में बैठे होना आता है और उस वक्त की हुकूमत वक्त IMF के पास जाती है और उनकी शराइत मानती है और सब्सिडी ख़त्म करती है और पेट्रोल महंगा करती है और बिजली महंगा करती है, तो फिर आप कहते हैं कि ये देखें ये हुकूमत बहुत जुल्म कर रही है आम आदमी के साथ। लेकिन जब आप खुद हुकूमत में जाकर बैठते हैं, जस्ट इन अ मैटर ऑफ डेज़ वो सारे डायनामिक्स आपके लिए तब्दील हो जाते हैं और आप बैठ कर जाकर IMF के साथ उन्हीं मामलात पर उन्हीं तरीके से वही चीज़ें सेटल करते हैं, वही शराइत मानते हैं, उसी तरह सब्सिडी वापस लेने की कोशिश करते हैं, और आप कहते हैं जी कि ये मुल्क के मुफाद में है।
अच्छा, अब मैं आपको ये भी याद कराता हूँ कि स्टेट बैंक के हवाले से IMF की जो शर्त थी कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करना चाहिए और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी होना चाहिए, जब ये होने जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मान रही थी, तो उस वक्त की ऑपोजिशन ये कह रही थी, ये थोड़ा अर्सा पहले की बात है, कि ये तो सकूते ढाका के बाद पाकिस्तान के साथ ये दूसरा सरेंडर होने जा रहा है, ये मईशत को गिरवी रखवा रहे हैं स्टेट बैंक के पास, और अब खुद जाकर माना है, इत्तफाक कर रहे हैं कि जी ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है, इसके अमल दरामद पर हम आपके साथ इत्तफाक करते हैं। लेकिन तब क्या कहते थे, सुन लें सर। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं, क्या आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं? खुदा के लिए ये क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये यहाँ? हमारे मुल्क में पहले भी क़यामत टूटी थी 16 दिसंबर को जब ढाका फॉल हुआ था। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। गैर मुंतखब मालियाती वजीर आजम गवर्नर स्टेट बैंक की सूरत में मुसल्लत होगा, वो पाकिस्तान में किसी को जवाबदेह नहीं होगा, वो सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा। हुकूमत का PI और IMF के गठजोड़ का बजट है, ऐसा गठजोड़ जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के बेहतर मफाद में नहीं है। PT-IMF डील है, ये अवाम दुश्मन डील है, ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद, मुआशी मफाद के खिलाफ है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही थी तो ये अवाम दुश्मन एक डील थी, और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत यूनाइटेड अपोजिशन, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और दीगर अपोजिशन की जमातें भी हैं, वो ये कर रहे हैं, तो ये अवाम दोस्त डील हो गई है। मतलब कि ये समझ से बाहर है। ये असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि हमारी जो मईशत है वो IMF के शिकंजे में कैद है, और सियासतदान हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इस निज़ाम की जो मईशत है वो मफलूज हो चुकी है, और हम IMF के रहमो करम पर हैं, और जब हमें डिफ़ॉल्ट से बचना होता है हम IMF के पास जाते हैं। IMF हम पर सख्त कड़ी शराइत का इतलाक़ करता है, हम वो मान लेते हैं, थोड़े से पैसे IMF हमें देता है ताकि हम सूद अदा करें पिछले कर्ज़ों का, डिफ़ॉल्ट से बच जाएं, और उसके बाद फिर हम IMF के चुंगल में फंसे रहें। अब हीरो तो वो आदमी होना था जिसने हमें इस शिकंजे में से बाहर निकालना था, लेकिन यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश की जाती है अपोजिशन में बैठ के, सिर्फ तनकीद करके कि देखें वो IMF के पास है। एंड व्हेन यू कम योरसेल्फ इनटू द गवर्नमेंट, तो फिर आप वही कुछ करते हैं जो कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। अब मिफ्ता इस्माइल साहब पेट्रोल के हवाले से जो ये माना है कि 51 रुपये डीज़ल पे हम सब्सिडी उठा लेंगे, सोचें 51 रुपये डीज़ल महंगा हो जाए एकदम से, किसान का क्या हाल होगा जिसने जनरेटर में डीज़ल डलवाना है, और 21 रुपये पेट्रोल पे अगर सब्सिडी उठा लेंगे एकदम, तो फिर एक गरीब आदमी के साथ क्या होगा? यही मिफ्ता इस्माइल जो अभी ये मानकर आए हैं, कुछ देर पहले ऑपोजिशन में बैठे हुए, स्पेसिफिकली मिफ्ता इस्माइल का शॉट आपको दिखा रहा हूँ, वो क्या कह रहे थे। शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं, और लेकिन $1 बिलियन IMF में मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब ऑपोजिशन में होते हुए कह रहे थे, अब हुकूमत में होते हुए वही कर रहे हैं जो कि उस वक्त की हुकूमत कर रही थी। मुझे ज्वाइन किया शब्बर जैदी साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए ये बताइएगा कि अब जो हुकूमत है, इसके जो मामलात IMF के पास जायज़ा मुज़ाकरात के हवाले से, और ये जो उन्होंने कहा है जी पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम पे? और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो IMF अगली इंस्टॉलमेंट नहीं देगा। लेकिन जब ऑपोजिशन में बैठे हुए थे तब कहते थे कि PTI की गवर्नमेंट बड़ा जुल्म कर रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए श्याम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। देखिए मैं जो क्योंकि थोड़ा बहुत इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, तो ना मैं पहले इनकी बात को सीरियस लेता था, ना मैं आज इनकी बात को सीरियस लेता हूँ। और मैं आपको बिल्कुल साफ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी लगामें इन लोगों के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ एक गिरती हुई जो एक साफ समझें कि एक ट्रक है जो चढ़ाई से नीचे की तरफ जा रहा है और उसका इंजन बंद है, तो वो जो ड्राइवर बैठा है वो ये समझ रहा है कि मैं इस ट्रक को चला रहा हूँ, वो ट्रक चल नहीं रहा है बल्कि वो बंद है और सिर्फ नीचे की तरफ उतर रहा है। ये पाकिस्तान की माशी हालत है। और जो IMF है
वो हम इसलिए गए हैं कि हमें ये नज़र आ रहा है कि आगे जाके हमारे हालात वो नहीं है, जो नाम मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए हम वेस्टर्न जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी सपोर्ट चाहते हैं और मैं उस बात से एग्री करता हूं कि हमें उनकी सपोर्ट चाहिए। तो आईएमएफ के साथ जब भी आप कोई सपोर्ट चाहिए, चाहे कोई गवर्नमेंट भी हो, उनके कुछ उसूल होते हैं और वो उस उसूलों के तहत काम करते हैं, जिनमें एक उसूल ये है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देगी इन चीज़ों के ऊपर जो कि फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है या एनर्जी है, और उनके बहुत सारे उसूल हैं जो कि टैक्स एग्जेम्पशन है। तो जब आपने ये पोजीशन ली हुई है तो उसके बाद आप ये कहें कि मेरी इस सवारी की लगामें आपके हाथ में हैं, तो ना इमरान खान के हाथ में थी ना इनके हाथ में है, और ये चीज़ें एक गिरती हुई मईशत जो कि मुस्तकिल गिर रही है, ये उसके मुख्तलिफ असरात हैं और जो अब होने जा रहा है वो सबको नजर आ रहा है। आपने खुद कह दिया है कि क्या होगा, मगर मेरा ये कहना है, जो मैं बुनियादी सवाल करता हूँ वो ये है कि क्या जो हमें इनको एक बात का जवाब देना पड़ेगा पीटीआई वालों को, जो सॉरी मुस्लिम लीग वालों को, क्योंकि पीटीआई ये कहती है कि हमने बजट डेफिसिट में जो डिफरेंशियल के पैसे रखे हुए थे 250 बिलियन रुपीस, तो ये जो इंक्रीज है ये जून के बाद करनी चाहिए थी इनको। तो अगर ये आज से करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पीटीआई वाले गलत कह रहे थे, तो पहले हमें ये फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि हमें कब से करना है। एहतशाम साहब, ये तो हकीकत है कि हमें पेट्रोल की प्राइस को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान की मईशत ये अफोर्ड नहीं कर सकती जब आप इस बड़े फैसले करेंगे, मगर ये साथ में ये भी हमें अंदाजा करना चाहिए कि पाकिस्तान का आम आदमी उस पेट्रोल की प्राइस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब ये दरमियान का रास्ता कैसे निकलेगा? इस दरमियान के रास्ते का मसला ये है श्याम साहब कि वो एक आदमी जो एक मोटरसाइकिल चला रहा है या एक वैगन या बस चल रही है, वो भी डीजल पेट्रोल उसी प्राइस पे ले रहा है जिसपे एक हराम के कमाई वाला जिसने बड़ी सी एक वीगो या बड़ी सी गाड़ी दी हुई है, वो भी आपको उसी रेट पे पेट्रोल दे रहा है। तो ये हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हम ये बैठ के एक दूसरे पर तनकीद करते रहे कि जी उसने बढ़ा दिया मैंने कम कर दिया, हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मेरे जहन में सोल्यूशन ये है कि आप एक सर्टेन सीसी से बड़ी गाड़ियों का पेट्रोल का रेट डिफरेंट करें और उन लोगों को चार्ज करें जो लोग ये बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। सिर्फ 2000 सीसी वाली गाड़ी को आप कहें कि 2000 सीसी वाली गाड़ी पेट्रोल खरीदेगी ही नहीं, उनको 2 दिन बंद करें। जब आप जब अमीर आदमियों के जेब पे हाथ डालेंगे, जब इनके काम इनकी ऐशी पे हाथ डालेंगे, जब इनको एहसास होगा कि पाकिस्तानी अवाम का क्या हो रहा है। ये बेकार की बातें हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं या मिफ्ता साहब कह रहे हैं, ना मैं उसको उस वक्त सीरियस लेता था ना मैं आज उनको सीरियस ले रहा हूँ। मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें पता है कि आईएमएफ वाले इनसे बात नहीं करते, वो आगे हमसे बात करते हैं कि हमें क्या करना है। ना उस वक्त करते थे ना इनसे करते, ये तो बेचारे खाने के लिए है, तो इसलिए आप इसको ज्यादा सीरियस नहीं लें। ये बताइएगा ये जो आपने कहा, ये कोई क्लासिफिकेशन कर दी जाए कि 2000 सीसी से ऊपर वाली जो गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल का रेट अलग हो जाए, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी मुल्क में ये मॉडल फॉलो हो रहा है। क्योंकि ये अगर इस तरह की कोई चीज, सर दुनिया के किसी भी मुल्क में ये हालात भी नहीं होते। दुनिया का कोई मुल्क 21 दफा आईएमएफ में भी नहीं जा चुका होता। दुनिया के किसी मुल्क में इतनी गुर्बत और अमीरी में फर्क भी नहीं होता। देखिए ये जो हम एक तरकीब लेके बैठे हैं कि हमने, लेकिन सवाल जी मैं ये कह रहा हूं, सवाल ये है कि ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आपने बात की है। इफ आई मे कंप्लीट माय क्वेश्चन, ये आपने बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात की है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो कि स्ट्रगलिंग है, थर्ड वर्ल्ड बहुत सारी है, हमारे से ज़्यादा बहुत सारे मुल्कों के हालात ख़राब भी हैं मईशत के हवाले से। लेकिन ये जो आपका प्रपोजल मैंने सुना है ये वाकई आउट ऑफ द बॉक्स है। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये नहीं होता अगर, और मुझे नहीं लगता कि ये होगा जो कि आप कह रहे हैं, तो सवाल सुन लीजिए ना मेरा। जब पेट्रोल महंगा होगा 21 रुपए फी लीटर और डीजल महंगा होगा 91 रुपए फी लीटर, उसके बाद महंगाई का क्या तूफान आएगा पाकिस्तान में? क्योंकि 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए जब महंगा होता था तो उसके बाद अवाम की चीखें निकल जाती थी और आज की हुकूमत उस वक्त की ऑपोजिशन में बैठकर ये कहती थी कि देखें हुकूमत कितना जुल्म कर रही है और ये जुल्म की इंतहा है। लेकिन अब जब जंप लगेगा 21 रुपए फी लीटर का और 51 रुपए फी लीटर का डीजल में, तो मुझे बताएं महंगाई का क्या तूफान आएगा और क्या अब ये इनएविटेबल है? क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है शब्बर जैदी साहब ये नागुज़ीर है। मिफ्ता इस्माइल साहब वहां पर बैठकर
लेकर ये मान चुके हैं अब IMF के मिशन के आने से पहले ये कीमतें ऊपर जानी है और हो सकता है इसी महीने के आखिरी 4-5 दिनों में ये ऊपर चली जाए और मई में उनके आने से पहले ये कीमतें बढ़ जाएंगी? क्या कोई सूरत है कि ये कीमतें ना बढ़ें? इज दैट पॉसिबल? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस गवर्नमेंट के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपने जो IMF के प्रोग्राम से बाहर आ सके। और IMF ने भी ये बात बड़ी क्लियर वाजे कर दी है कि शायद वो इनके साथ डील भी नहीं करना चाहते, कि उन्होंने कहा है कि हम इसको अपने प्रोग्राम को लेके जाएंगे 18 महीने तक इस वाले प्रोग्राम को, उसके बाद वो एक्चुअली डील करेंगे अगली आने वाली गवर्नमेंट से जो इलेक्शन के बाद आएगी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि IMF वाले, मेरी जाती राय में, बगैर पेट्रोल की इंक्रीज के इनको वो रास्ता नहीं देंगे जो ये देना चाहते हैं। तो पेट्रोल की इंक्रीज तो इनएविटेबल हो गई है और ये हमें करनी पड़ेगी। और ये महंगाई का जो तूफान कह लें, जो कुछ भी कह लें, मगर मैं श्याम साहब इस बात से डिसएग्री नहीं करता, हमें करना तो है। तो सर ये गवर्नमेंट फिर किस तरह सरवाइव करेगी शब्बर साहब? अगर इतनी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, सब्सिडी वापस लेनी पड़ती है, और इमरान खान साहब चाहे उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रोक खेला था, वो कह गए थे कि जून तक जो कीमतें हैं पेट्रोल की, डीजल की, यही रहेगी और हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। और अब ये हुकूमत जो कि महंगाई के खिलाफ नारा लगाकर आई थी, वो आते साथ ही 21 रुपए फी लीटर पेट्रोल और 51 रुपए फी लीटर डीजल महंगा करती है और महंगाई का एक तूफान आता है। कोई 2, 3, 4, 5 रुपए की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसी से गरीब आदमी की जान निकल जाती है। हम बहुत ज्यादा पैसों की बात कर रहे हैं। तो ये फिर हुकूमत किस तरह से सरवाइव करेगी? मईशत संभलेगी, नहीं संभलेगी? और मुझे ये बता दें कि इसके बदले में जो IMF की हमें इंस्टॉलमेंट मिलनी है, जो किस्त मिलनी है, उससे हमें क्या फायदा होगा? जब गरीब आदमी मर रहा है, पिस रहा है, तड़प रहा है, तो उस इंस्टॉलमेंट से हमारा क्या भला होने जा रहा है? डिफॉल्ट से तो हम बचेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन गरीब आदमी को कैसे फिर आप कॉम्पनसेट करेंगे? देखिए, बात मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए, हमारी मजबूरी है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो अमेरिका है और यूरोपियन कंट्री है, वो हमारी एक्सपोर्ट का 85% से प्लस हमसे वो करते हैं, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी तरीके से उनके साथ हम कोई खराब ताल्लुकात करें, और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम एक मॉनिटर प्रोग्राम में चलें। दूसरी बात है कि IMF से पैसे आते हैं, वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर IMF से आते हैं। जब आप IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो बाकी प्रोग्राम जो ADB है, वर्ल्ड बैंक है और जो उनके अलाइड इंस्टीट्यूशन है, वो आपको पैसे देते हैं। मगर आपकी बात इस बात में दुरुस्त है कि उस सारी चीज का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम हमारे सिस्टम के अंदर एरर है, क्योंकि वो आगे जाके ट्रिकल डाउन नहीं होता। तो पाकिस्तान में कभी भी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो होती है, जिसके नाम पर IMF आता है, उसने कभी भी अवाम को वो रिजल्ट नहीं दिया है जो एक स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को करना चाहिए। तो हमारा ये मसला है कि जो डॉक्टर हमें इलाज बता रहा है मर्ज का, वो तो हम कर रहे हैं, वो हम उसे कहते हैं कि हम इसको इंजेक्शन लगा देते हैं कीमोथेरेपी का, मगर जो बाकी का हमें काम करना है वो तो हम नहीं करते ना। हमारा मकसद है कि हमने ना डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ना हमने कोई किसी अनटैक्स वाले को टैक्स करना है, ना हमने किसी अमीर आदमी पे कोई स्पेशल टैक्स लगाने हैं, हमें सारी। तो जब हम IMF का प्रोग्राम में जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ वो करें जो IMF कहता है, हमें वो भी करना है ना जो IMF के अलावा है। हमारा मसला सारी जिंदगी ये रहा है कि हमने कोई करेक्टिव मेजर सोसाइटी में नहीं किया है पिछले तकरीबन 40-50 साल से। तो IMF तो आएगा, वो अपना काम करके चला जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है श्याम साहब, बात बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान की मईशत पिछले 30 साल से मुस्तकिल नीचे की तनज़ुली की तरफ जा रही है। आप लोग इस बात पे क्यों डिसएग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत इनसे संभल नहीं रही है, चाहे कोई भी हो, XYZ। तो अब अगर ये मईशत को संभालना है, मैं तो ये देख रहा हूँ शहबाज ज़ैदी साहब जी, मैं तो ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ लिटरली एक फ्रॉड हो रहा है। मतलब कि फ्रॉड हो रहा है ना, सिर्फ रोल्स बदल जाते हैं। जब आप ऑपोजिशन में बैठे होते हैं, देखिए पाकिस्तान के अवाम का, जब आप ऑपोजिशन में बैठे होते हैं तब आप ये कहते हैं कि देखो हुकूमत कितनी जालिम है, IMF की सख्त शराइत मान रही है और पेट्रोल महंगा कर रही है। एक जुम्बिश कलम से 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया, जुल्म हो गया, गरीब आदमी मर गया। फिर आप खुद हुकूमत में आते हैं और आप एक जुम्बिश कलम से पेट्रोल को 21 रुपए फी लीटर महंगा कर देते हैं। तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या? ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या? ये रोल्स बदलते हैं। और दूसरा IMF के हवाले से शब्बर साहब मुझे जी फरमाइए। मेरा सवाल इससे कुछ और है सर। मेरा सवाल है कि आपके ख्याल में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है महंगाई की बुनियाद पे हुई है? ये नो कॉन्फिडेंस महंगाई की बुनियाद पर है? नहीं,
जो 12 आदमी आगे से पीछे हो गए वो महंगाई की बुनियाद पे नहीं हुए। तो ये हमारा प्लीज इस बात को आप हटा दें कि कोई आपके ख्याल में बैरूनी साजिश की वजह से हुए हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बैरूनी साजिश की वजह से, वो कोलिशन को मैनेज नहीं कर सके, टूट गए, खत्म हो गई बात। तो आपके ख्याल में जो कोलिशन वाले एमकेएम चली गई, इधर चली गई या बाप वाले चले गए, क्या फर्क आया है? 176 वोट है ना, पहले 172 वोट थे, तो 176 वोट का डिफरेंस है आपके ख्याल में। आखिरी चीज आपका कमेंट चाहूंगा। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट शबर जैदी साहब, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन मैं जितना इसको पढ़ रहा था ना, मेरी गुजारिश सुनिएगा, मैं जितना देख रहा था, मैं देख रहा था कि हम किस तरह आईएमएफ के चुंगल में फंसे हुए हैं कि आईएमएफ जब भी हमें कोई थोड़े से पैसे देता है, $1 बिलियन, $2 बिलियन, अभी ये $6 बिलियन का पैकेज इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ डन किया गया था। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जिसमें 1 साल की तोसी हो जाएगी और ये $8 अरब पे। अब नून लीग वाले मैंने देखा कह रहे हैं हम $8 अरब ला रहे हैं। नहीं भाई, 6 अरब तो पहले ही तय था, 2 अरब उसके अंदर आप ऐड करें। और फिर शराइत क्या होती हैं? शराय सूद में इजाफा करें। शराय सूद में इजाफा होता है, उससे गुर्बत में इजाफा होता है, महंगाई में इजाफा होता है, बेरोजगारी में इजाफा होता है। सब्सिडी वापस ले लें, सब्सिडी वापस होती है, उससे महंगाई में इजाफा होता है। गरीब आदमी की दस्तरस से बुनियादी अशाए खुर्द-ओ-नोश निकल जाती हैं। वो कहते हैं कौमी इदारों की निजकारी करें। हमारे कौमी असासे जो हैं वो बिक जाते हैं, गैर मुल्कियों के हाथ में चले जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी जो रकम है ये ले लें। अब वो जितनी रकम देते हैं वो उतनी होती है शबर जैदी साहब, जिससे बड़ी मुश्किल से हम डिफॉल्ट से बचते हैं और सूद अदा करते हैं, और उसके बाद बाकी कर्जों के जाल में हम फिर फंसे हुए हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब हमने सूद अदा करना है तो हम फिर फंसे हुए हैं, थोड़े से पैसे लेने के लिए हमसे फिर कड़ी शराय। इस विशियस सर्कल से इज देयर अ वे दैट वी कैन कम आउट? देखिए श्याम साहब, आपको याद होगा कि मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले एक बयान दिया था कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है और सारे पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और मैं इमरान खान की गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ और पूरा पाकिस्तान उस वक्त मेरे पीछे लग गया था कि पाकिस्तान में ये दिवाली, आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया है। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मेरे पास इसके रीजन से मैं क्यों कह रहा हूँ। तो अब बात ये है कि जब आप इस अपनी एक बुनियादी हकीकत को छुपाने की कोशिश करेंगे और उसको उस पर जाकर किसी जंगल के शेर के साथ जाकर बात करेंगे, तो जंगल का शेर किसी जो कमजोर है उसके लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कोई बात नहीं करता। तो पहले हमें अपना घर सही करना है। आईएमएफ को बुरा कह के या आईएमएफ की शराइत को बुरा कह के या उनकी बातों को बुरा कह के हमारे मसले का हल नहीं है। पहले किसी वक्त आप मेरे साथ प्रोग्राम करें, मैं ये बताऊंगा कि ये हमारा घर कैसे खराब है, फिर आप आईएमएफ की पढ़ाई करें। हम तो उस बिल्कुल करेंगे आज, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, तफसील से करेंगे। आई एम सॉरी, आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट नाउ, वक्त खत्म हो गया शब्द, लेकिन तफसील से आपके साथ ये प्रोग्राम करेंगे कि इस मईशत को हम जो कि बैसाखियों पर खड़ी है अपने पैरों पे कैसे खड़ा कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज कॉल दी है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बल्कि पूरे मुल्क के अवाम को, और एक उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया कि जब मैं आपको कॉल दूंगा आपने इस्लामाबाद आ जाना है, फिर हमने धरना देना है, जब तक इलेक्शंस नहीं होते फिर हमने उठना नहीं है। सुने, तो अब ये धरना होगा तो फिर तसादम होगा तो मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है। शेख रशीद साहब ने थोड़े दिन पहले जलसे में क्या कहा था, वो भी कोई तसादम के हवाले से बात थी। सुन, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाना हमारे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। आपने सब ने तैयारी करनी है, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। इमरान खान की जान को खतरा है, सारी दुनिया सुन ले। अगर इमरान खान का बाल बेका हुआ तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। कोई मुझे ज्वाइन किया सदाकत अली अब्बासी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सदाकत साहब, ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग? ये तो तसादुम की सी कैफियत पैदा हो चुकी है, और अगर वाकई में आप लोग धरना देकर वहाँ पर बैठ जाते हैं तो फिर तो मामलात हालात और ख़राब होंगे। ये कोई हल तो नहीं है। श्याम साहब बहुत शुक्रिया। श्याम साहब, जो कुछ पिछले 1.5-2 महीने में हुआ है, आप देखें कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई इकॉनमी, आपने अभी इकॉनमी पे पूरा एक लेक्चर दिया और पूरा एक शब्बरज़दी का प्रोग्राम किया, तो आप पूछे थे कि मसले का हल क्या है।
तो भाईजान पिछले 2 चीज़ें हैं मसले का हल है मईशत का। एक आपने अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं एक्सपोर्ट के, और एक आपने टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है। रिकॉर्ड देख लें कि पिछले 5 साल में आपकी एक्सपोर्ट 23-24 अरब रही, और हमने 3 साल में उसको जाके 32 अरब पे कर दिया। आपका टैक्स रेवेन्यू 3,500 से 4,000 के दरमियान था, हमने 6,000 कर दिया। पाकिस्तान उठ रहा था, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, रिजर्व बढ़ रहे थे, तो ये एक बैरूनी हमला हुआ है, और उस हमले की वजह से आज पाकिस्तान की मईशत ऐसी बुरी हालत में चली गई है कि वो जो झूठ बोल रहे थे कि जी हम पेट्रोल महंगा बेच रहे हैं, आज आपके सामने वो एक्सपोज हो रहे हैं। वो झूठ बोल रहे थे कि हमने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी है, हमने पता नहीं ये को फॉल ऑफ ढाका हो गया है, आज वो उसी चीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं। तो दे स्टैंड एक्सपोज, और पाकिस्तान का निज़ाम जिसको बाहर से एक कठपुतलियों के ज़रिए मैनेज किया गया, वो एक्सपोज हो गया। तो हम बिल्कुल पाकिस्तान को डूबने नहीं देना चाहते। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। हमने इस बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी साजिश को मानते हुए इस्तीफ़ा दिया है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम है, वो ज़रूरी है। और सियासी इस्तेकाम एक ही वजह से आ सकता है कि हमें इलेक्शन में जाया जाए, ताकि IMF हो उसने भी कोई डील करना है, या पाकिस्तान के अंदर जो अच्छा मुझे ये बताइएगा, वो तभी स्टेबलाइज होगी जब कोई आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी। इसके लिए हम ऑल आउट जाएंगे, और ऑल आउट जाके हम इलेक्शन डिमांड करेंगे, जो हमारा आईनी, जमहूरी और सियासी हक है। मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ये जो हुकूमत है, अभी मखलूत हुकूमत है, ये लोग तो कहते हैं कि जी रिकॉर्ड खसारा आप लोग छोड़ के गए हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि आप खुद अब उन पे तनकीद कर रहे हैं इस बात पे कि जी देखें वो स्टेट बैंक के हवाले से, खुद मुख्तारी के हवाले से वो मान गए, वो मान तो गए हैं, लेकिन शुरुआत आपने की थी और आप भी मान गए थे। तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क तो नहीं है ना? जिस तरह से IMF के हाथों अगर हम तब एक्सप्लॉइट हो रहे थे, इस्तेसाल हो रहा था हमारा, तो आपके दौरे हुकूमत में भी हो रहा था। अब आप बात करते हैं हकीकी आज़ादी की, अब आप बात करते हैं इनकलाब की। तो 3.5 साल में आपको जब मौका मिला था भाई ले आना था इनकलाब, हुकूमत आपके पास थी, एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास थी, एक पेज आपका कायम था, कोई सो मोटो एक्शंस नहीं हो रहे थे, बड़ी एक स्मूथ हुकूमत मिल रही थी आपको। उस टाइम पे आपसे गवर्न नहीं हुआ, वो मिस गवर्नेंस थी, क्या था? अब आप दोबारा लोगों को इकट्ठा करें, अब क्यों लोग आपका साथ दें? यू आर ऑल्सो ट्राइड एंड टेस्टेड नाउ। नो एहतशाम, आपने मेरी बात गलत समझी है। मैंने कहा जो हमने सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात की थी, उस वक्त वो मुखालफत कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। हम तो समझते हैं कि वो ऑटोनॉमी ज़रूरी थी पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए। आज वो ऑटोनॉमी के हक में बोल रहे हैं, लिहाजा हमारा मौक़िफ़ ठीक साबित हो गया, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि वो जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, आज भी स्टेट बैंक से फैक्ट निकाल लें। हमने जो इस साल की एक्सपोर्ट है, जो पिछले 5 साल 2018 तक 24 अरब डॉलर तक गई है, सालाना 32 अरब डॉलर तक जा रही है। अभी 9 महीने का डाटा अवेलेबल है, 9 महीने में 23 अरब डॉलर हो चुकी है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट से प्रूव हो चुकी है। आपने कहा कि आपने इनकलाब लाना था, तो हम इनकलाब ले आए थे। पहले 3 साल की मुश्किलात के बावजूद, इतना बड़ा पेंडेमिक का अटैक के बावजूद, पाकिस्तान की मईशत 5.5%, 5.6% से ग्रो कर रही थी। और IMF की रिपोर्ट चेक कर लें, मैं आपको तो ये इनकलाब नवाज शरीफ भी लेकर पिछले साल का करंट अकाउंट का खसारा था, वो पिछले 11 साल का सबसे कम खसारा करंट अकाउंट का पिछले साल का था। ये दोनों बातें हैं। सर महंगाई बढ़ी हुई ना, उसके बाद जब बुलाएंगे मैं इन दोनों बातों को चैलेंज करूंगा। चले मैं जरा अतर काज़मी साहब की तरफ भी जाता हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा। अतर काज़मी साहब, ये अब जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है धरने की, और जब तक इलेक्शंस नहीं होते उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर्स को, बल्कि पाकिस्तानियों को कहा है कि आपने उधर ही बैठना है। और शेख रशीद साहब उससे पहले कह चुके हैं कि इमरान खान का बाल भी बेका हुआ, अल्लाह ना करे, लेकिन तसादुम की कोई कैफियत होती है, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ऐसा वैसा, तो कहते हैं मुल्क में खाना जंगी। तो क्या पाकिस्तान खाना जंगी का मुतहम्मल हो सकता है, और आपको लगता है कि ये बात यहाँ तक खुदा न खास्ता जा सकती? देखिए, दुनिया का कोई मुल्क भी खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो। तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। बात, दूसरी बात यह है कि क्या बात यहाँ तक जा सकती है, वो मेरा नहीं ख्याल कि बात को यहाँ तक जाना चाहिए, इसलिए कि इसका बड़ा आसान हल है। इसको हम जितना मर्जी बहस करते रहें, इसको जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते रहें, ये कॉम्प्लिकेट होता रहेगा। बिल्कुल आसान सा हल है, आप फौरी इलेक्शन करवा दें, जो भी पार्टी जीते वो हुकूमत बना ले। इसमें ना खाना जंगी का जिक्र होगा, ना इसके अंदर मुल्क की इकॉनमी मुतासर होगी, किसी किस्म के हालात भी खराब नहीं होंगे। जो बहस तो जो आईनी मुद्दत है
अतर काज़मी साहब, जो आईनी मुद्दत है इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि अब ये हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आ चुकी है ना, इलेक्शंस तो उसी सूरत में फौरी हो सकते हैं आईनी तौर पे अगर असेंबलियां तहलील कर दे अभी के वज़ीर आज़म। वो उनका इस्तेहकाक है, उनकी सवाबदीद है, वो समझते हैं कि मुल्क की मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश है हम उनको निपटाना चाहते हैं, उनसे नबर्द आज़मा होना चाहते हैं, हम अपना साल या 1.5 साल पूरा करना चाहते हैं। तो अगर फौरी इलेक्शंस नहीं करवाते हैं तो फिर इमरान खान साहब को क्या राइट है कि वो पूरा सिस्टम लपेटने की बात करें? जिस तरह 2013 में हारे थे, 126 दिन का धरना दिया था, अब दोबारा अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब हुआ है तो कहते हैं धरना दूंगा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब की भी क्या साइकी ये नहीं है कि या तो हुकूमत मेरे पास है और अगर नहीं है तो फिर पूरा सिस्टम लपेट दो? जी, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि जो आईनी मुद्दत है, जो पिछले सारे दिनों में हुआ, जो पिछले चंद हफ्तों के दौरान हुआ, उसमें आइन आपको किसी जगह पे नजर आया? क्या सिंध हाउस के अंदर जो हो रहा था वो आइन के मुताबिक हो रहा था? जो रात को 12 बजे अदालतें खुल रही थी, एक नहीं दो अदालतें, वो आइन के मुताबिक खुल रही थी। एहतिशाम साहब, आप तो मुझसे ज्यादा वो आइन के मुताबिक था। जी, वो आइन के मुताबिक था। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, ही इज अ 24 आवर्स जज। आई टेल यू, इवन अ हाई कोर्ट जज इज अ 24 आवर्स जज। वो रात को अपने घर में बैठकर भी कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि ये तनकीद अलहदा है कि आम आदमी के मुकदमे में ताखीर क्यों होती है, और इस मामले में उसका जवाब यही देते हैं ना वो लोग कि मुल्क एक इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था सर, जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता। आइन शिकनी नहीं, मसला ये है कि देखें, जो भी अदालत होती है, जो जज होता है, वो आइन और कानून के ताबे होता है। वो अपनी मर्जी से अदालत कहीं पे नहीं लगा सकता। कहीं पे आइन टूटता है, कानून की खिलाफ वर्जी होती है, तो अदालत आप 12 बजे लगा के छोड़ के रात के 3 बजे भी लगाएं। जब कोई लगा सकता है, 184(3) पढ़ी है ना। जी, मैं यही कह रहा हूं कि 184(3) में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अदालत लगा सकता है, किसी भी जगह लगा सकता है। मैं बैरिस्टर साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि वो अदालत लगा सकता है। वो किस सूरत में लगा सकता है? जब आइन की कहीं पे खिलाफ वर्जी हो, कोई जुर्म हो, जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर किस चीज के लिए अदालत लगी? जब कुछ हुआ ही नहीं, जब ना आइन टूटा, नहीं सर, मेरा तो कंसिस्टेंट व्यू है। प्रीएम्प्टिव उन्होंने क्यों? क्या दुनिया में किसी जगह पे ऐसी अदालत खुलती है कि डेप्यूटी स्पीकर की पहले खुल जाए? सर, मेरा कंसिस्टेंट व्यू है पहले दिन से कि डेप्यूटी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो आइन से मुतसादिम थी और जुर्म हो गया था वहाँ पर। जब वो उन्होंने वो रूलिंग जो दी थी वो आइन से मुतसादिम थी, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फाल हुआ था। बहरहाल चलें, अगर मैं 1 मिनट के लिए आपका आर्गुमेंट दुरुस्त मान लूँ, आपने कहा कि पहले जो कुछ हुआ है क्या वो आइन के मुताबिक हुआ है, मैं 1 मिनट के लिए दुरुस्त मान लेता हूं कि पहले जो कुछ भी हुआ है वो आइन के मुताबिक अगर नहीं भी हुआ तो अगर किसी और ने आइन शिकनी किया तो इमरान खान साहब ने भी आइन शिकनी करनी है। देखिए, आइन शिकनी क्या है? क्या एहतजाज का हक? कोई आइन शिकनी नहीं है। आइन का क्या एहतजाज का हक आपको आइन नहीं देता? क्या इलेक्शन का मुतालबा करना आइनी नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मार्शल लगाया जाए या मेरे हवाले हुकूमत कर दी जाए। वो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। जिस तरीके से आपने रजीम चेंज की है वो हमारे भी सामने है, पूरी दुनिया के भी सामने है। तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप नए इलेक्शंस करवाएं और जो भी जीते वो हुकूमत बना ले। तो इसमें आइन शिकनी वाली तो कोई बात नहीं है। बाकी धरने की जो ताल्लुक है वो भी उसमें भी आइन में है, उसकी गुंजाइश है। पिछले दिनों में हमने देखते रहे, मौलाना साहब ने भी धरना दिया, दीगर जमातें आई वो भी एहतजाज करती रही। और जो कुछ अरसा तक हमें एक चीज बार बार सुनाई देती थी, बैड गवर्नेंस। आज पूरे मुल्क में डीजल गायब है तो हमें बैड गवर्नेंस कहीं पे नजर नहीं आ रही। आज जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं तो फिर भी हमें बैड गवर्नेंस कहीं पे नजर नहीं आ रही। आज महंगाई के मसाइल हैं तो अब हमें कहा जाता है कि यह आलमी महंगाई है। प्रॉब्लम यह है कि हर कोई अपनी अपनी मर्जी का बयानिया लेके चलता है। अगर हमने पूरे मुल्क को लेके आगे चलना है, चाहे वो कोई भी जमात हो, तमाम जमातें मुहिब वतन है। मैं ये नहीं कहता कोई एक जमात बहुत अच्छी है। सदाकत अली वास साहब जी, ठीक है। सदाकत अली वास साहब, मुझे बताइएगा कि अब जैसे यातर काज़मी साहब का भी अपना एक व्यू है, उनकी राय है कि जी वो इलेक्शन का मुतालबा अगर खान साहब कर रहे हैं तो दुरुस्त है। चले, आप मुतालबा कर रहे हैं, दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप एहतजाज करना चाहते हैं, दुरुस्त है। लेकिन वो भी आईनी तरीक़ाकार के अंदर है कि आप एहतजाज कर सकते हैं और मुतालबा करें, फ्लोर ऑफ द हाउस करें, पार्लियामेंट से करें, पार्लियामेंट के बाहर करें, मीडिया पे करें, अदालतों में कर दें। अगर अदालत आपके हक में फैसला दे देती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए, आइन यही कहता है, तो भी ठीक है। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, वो कहता है कि अपनी मुकर्ररा मुद्दत पे और दीगर अदारे और सुप्रीम कोर्ट ऑन बोर्ड है कि इलेक्शन अब ऐसे ही हो सकता है जो कि उसकी मुद्दत है, तो फिर क्या एनार्की होनी चाहिए पाकिस्तान में? फिर तसादुम होना चाहिए? फिर क्या खाना जंगी होनी चाहिए जो शेख रशीद साहब धमकियां दे रहे हैं?
एहतशाम देखें, ये बात सारा पाकिस्तान मान रहा है कि एक सियासी बहरान है, मुल्क में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस में कोई आइन रुकावट नहीं डालता कि आप प्री इलेक्शन अर्ली इलेक्शन के लिए जाएं। आप मुस्लिम लीग नून का बयान मरियम साहिबा का सुना दें, आप पीपल्स पार्टी का बयान सुना दें, आप मौलाना फजल रहमान का बयान सुना दें। आज से 3-4 महीने पहले जब तक इनकी ये डील नहीं हुई थी, ये बाहर से इनके ताने बाने नहीं मिले थे, उस वक्त तक तो ये फ्रेश इलेक्शन मांग रहे थे। तो आज कैसे हो सकता है कि मुल्क में अक्सरियत की पार्टी जिसके सब ज़्यादा MNAs हैं, सब ज़्यादा MPAs हैं, सब ज़्यादा सेनेटर्स हैं और सब ज़्यादा अवामी सपोर्ट है, सबसे बड़े जलसे वो कर रही है, सब ज़्यादा उसकी सोशल मीडिया पर सपोर्ट है, उसको आप बाहर निकाल के तो सर वो जब इलेक्शन मांग रहे थे आपने कौन सा इलेक्शन करवा दिए? सुने ना, जब वो इलेक्शन मांग रहे थे 63 आर्टिकल कहता है नहीं करवाए थे तो आप ठीक थे, आप ठीक थे, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने कहा इलेक्शन नहीं करवाने। अब उनकी गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि अभी हम आपकी ख्वाहिश पे इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो इसमें भी कोई आइन शिकनी नहीं है। तो आपको भी सब्र करना चाहिए। आप उनकी गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस कर दें शहबाज साहब के खिलाफ। उनकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, हम समझते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है। अब मुझे बात करने दें ना, मुझे जवाब देने दें। उनकी गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, उनकी गवर्नमेंट गलत तरीके से बनाई गई है और एक साजिश के जरिए बनाई गई है, उसके सबूत मौजूद है। रही बात ये, तो आपने आइन की बात की, तो क्या आइन का, मुझे बात पूरी करने देना, क्या आइन का 63 है ये नहीं कहता कि कोई आदमी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता? क्या जो पंजाब में हुआ है, हमारे लोगों को होटल में भेड़ बकरियों की तरह बंद करके, उनको खरीद के, उनको वहां पे मुक्के मार के और धक्के दे के पुलिस गर्दी करा के अगर वो वोटिंग कराई है, तो ये आपको आइन नहीं लग रहा है? वही बात है ना कि अगर उन्होंने गलत किया है तो आपने भी गलत करना है क्या? तो किसी और ने अगर आइन तोड़ा है तो आपने तो नहीं आइन तोड़ना ना। आप जिम्मेदारी का सबूत दें। सियासी क्राइसिस बन गया है, उस सियासी क्राइसिस का हल सिर्फ यही है कि मुल्क को ताज़ा इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, जो बिल्कुल आइन, कानून और सियासी रवायात के अहम मुताबिक है। और कोई डमी तरीका, कोई बैरून मुल्क से फंड करके लोगों को तोड़ के, लोगों को घोड़ा बकरा बना के अगर करेंगे, तो PTI के पास आइनी जमहूरी राइट है कि हम इस मुल्क का इस तरह का निज़ाम जिसमें सारे क्रिमिनल्स बैठ के मुल्क का फैसला कर रहे हूं, 40 रुपए के फ्रॉड करने वाले लोग प्राइम मिनिस्टर हूं और बाकी 35 लोगों में से 25 लोग जो है वो कैदियों और जमानत पे यहां बैठे हों। इस तरह का जोड़ तोड़ के निज़ाम ना चल सकता है, ना उससे मईशत स्टेबल आएगी, ना उससे जमहूरियत आगे जाएगी और ना पाकिस्तान जो है वो एक मुआशरा आगे जा रहा है। आज पाकिस्तान जहां जहां पाकिस्तानी आबाद है दुनिया के बहुत शुक्रिया सदाकत अली साहब और अतर अब ज्वाइन करने के लिए। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि अगर ये तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है तो उससे नुकसान होगा और मैं समझता हूँ कि इससे गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।